हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एमडीएम हायर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। हमारी इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि कंप्यूटर जो है उसका इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है और कैसे हमने उस पर कितनी आवश्यकताएं हैं उसकी, जो जिस वजह से नीडेड है उसकी, जिससे अपने कंप्यूटर का उपयोग जो है वो शुरू किया। और अब हम सीखते हैं कि कंप्यूटर का जो यूज हम करते हैं वो किस प्रकार से किया जाता है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने कंप्यूटर पे जब काम करते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो सारा हमारे कंप्यूटर के जो वर्क होते हैं उनके ऊपर ध्यान जाता है। ये हम कभी नहीं सोचते कि कंप्यूटर के अंदर जो हमने कार्य किए हैं वो किस प्रकार से पूरे हुए हैं, किस प्रकार से उनके अंदर जो वर्क किया जा रहा है वो सभी डिवाइसेस कैसे मिलकर कार्य करती हैं। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो वर्क है वो कंप्यूटर द्वारा पूरा किया जाता है। तो इसके लिए हम टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स द्वारा जो वर्क कंप्लीट किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। जो जो कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं, इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं, ये सभी कैसे मिलकर अपने कार्य को पूरा कर लेती हैं और हमारे रिजल्ट जो है वो किस तरह से हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जिनका यूज हम कंप्यूटर डिवाइस को जोड़कर उसके सिस्टम को बनाकर हम यूज करते हैं। तो इसमें जो यूनिट्स हम बेसिक यूज करते हैं उसमें सबसे पहले जो आती हैं ये सारी बेसिक यूनिट्स हैं जो अपने एक कंप्यूटर सिस्टम बेसिक यूज के लिए इनका उपयोग करते हैं। हर कंप्यूटर के अंदर इनका उपयोग होता है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, यहां स्टोरेज यूनिट जो हम यूज करते हैं इसके अंदर दो प्रकार जो है स्टोरेज के यूज किए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। नंबर ए पार्ट जो है इसका प्राइमरी स्टोरेज और सेकंड सेकेंडरी। इसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा पॉइंट इसमें आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू भी इसमें शॉर्ट में कह सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या आप इसे शॉर्ट में सीपीयू लिख सकते हैं। इसके भी यहाँ पर दो पार्ट हैं जिनके अंदर प्रोसेसिंग का वर्क जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो इसमें जो दो ऑप्शन है, पहला है ALU जिसका फुल नाम जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का यूज जो है वो प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, चाहे वो लॉजिकल प्रकार की कैलकुलेशन है। और नंबर बी पे जो पॉइंट आता है प्रोसेसिंग के लिए CU, CU का फुल नेम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य सीपीयू के अंदर सिस्टम के अंदर होने वाली जो प्रोसेसिंग है उनको कंट्रोल करने का कार्य जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हम एक एक स्टेप को समझे। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट का यह मतलब होता है कमांड देना। जब कंप्यूटर को हम शुरू करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, यानी कमांड दी जाती है। यूजर जो कार्य करवाना चाहता है उसके निर्देश दिए जाते हैं और उस निर्देशों को आगे हम आउटपुट यूनिट के द्वारा रिजल्ट में प्राप्त करते हैं। यानी हमारे द्वारा जो दिया गया इनपुट है उसका क्या रिजल्ट आएगा वो हमें आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है।
आउटपुट यूनिट के अंदर हमें दो प्रकार के रिजल्ट जो हैं वो प्रोवाइड होते हैं, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में। और उसके बाद बीच का जो प्रोसेस है, यानी हमने इनपुट किया और इसका रिजल्ट जो है वो हमें प्राप्त हो गया, इसके बीच का जो रिजल्ट है वो है स्टोरेज यूनिट का काम। स्टोरेज यूनिट जो है ये दो प्रकार से मैंने आपको बताया जैसे वर्क करती हैं, इसमें प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज का काम होता है। यहाँ जो प्राइमरी स्टोरेज हम यूज करते हैं ये तब तक वर्क करती है जब तक कि हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, जब तक कंप्यूटर के अंदर अपने उनको ऑन रख के अपना वर्क जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ वोलेटाइल सिस्टम होता है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर सिस्टम को मिलती रहती है तब तक प्राइमरी स्टोरेज का जो डाटा है वो हमारे पास सेव रहता है। और जैसे ही अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं या किसी वजह से लाइट ऑफ हो जाती है, तो प्राइमरी स्टोरेज का जो डाटा है वो सारा डाटा जो है वो क्लियर हो जाता है और जो डाटा हमने इसमें रखा हुआ होता है वो हमें वापस नहीं मिल पाता। लेकिन इसके विपरीत सेकेंडरी स्टोरेज जो है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर परमानेंट डाटा को सेव किया जा सकता है। परमानेंट डाटा को रखने के लिए, ताकि जो डाटा आपने सेव किया हुआ है, जो आपने वर्क किया हुआ है, उसको फ्यूचर में भी अपने दोबारा कभी यूज कर सकें, उसका इस्तेमाल करें, तो उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो हमारे काम में आती है। इसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, जो बीच का कार्य जो है करने के लिए काम में ली जाती है। सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स के अंदर कमांड्स को भेजा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उनके रिजल्ट्स को बनाकर यूजर को प्रोवाइड किया जाता है और साथ में स्टोरेज यूनिट के अंदर डाटा को सेव करके रखा जाता है। तो ये वर्क करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर दो पार्ट जो है वो कार्य करते हैं, एएलयू और सीयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें गणितीय, चाहे वो अंकगणितीय हो चाहे वो लॉजिकल यानी तार्किक हो, दोनों प्रकार की कैलकुलेशन जो हैं वो एएलयू के अंदर की जाती हैं। और सीयू जो है ये कंट्रोल यूनिट का काम करता है, यानी जो भी यूजर द्वारा इनपुट दिया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको मेमोरी के अंदर सेव किया जाता है और सेव करने के बाद उसकी एक कॉपी जो है वो यूजर को रिजल्ट के रूप में दी जाती है। तो यहाँ का जो काम होता है ये सारा सीयू द्वारा किया जाता है, यानी कंट्रोल यूनिट द्वारा संभाला जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें ब्लॉक डायग्राम के द्वारा किस प्रकार से हमारे वर्क जो हैं वो इसमें करवाए जाते हैं। तो वो मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। सबसे पहला कार्य है यूजर का इनपुट करना। कमांड देने का कार्य जो है वो सबसे पहले किया जाता है। यहां हम बेसिक अगर पार्ट्स की बात करें तो कंप्यूटर के दो ऐसे पार्ट हैं जिनका यूज किया जाता है कमांड देने के लिए, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड जो है वो टाइपिंग के लिए, कमांड देने के लिए यूज किया जाता है और माउस का जो यूज हम करते हैं ये क्लिक करने के लिए यूज किया जाता है, बटन के द्वारा हम इसमें यूज करते हैं इसका। जो कमांड यहां से दी जाती है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास यानी सीपीयू के पास भेजा जाता है, जहां सीपीयू के अंदर तीन पार्टीशन जो है वो बनाए जाते हैं, मेमोरी, सीयू और एएलयू। कमांड जो है वो सबसे पहले सीयू के पास पहुंचता है। सीयू के पास जो कमांड आती है वो यहां से सबसे पहले प्रोसेस करने के लिए उसको भेज दिया जाता है एएलयू के पास। एएलयू में प्रोसेस किया जाता है कि यूजर द्वारा क्या कमांड दिया गया है उसे एएलयू में दिखाया जाए और उसका रिजल्ट तैयार किया जाए। जब यहाँ एएलयू में रिजल्ट को तैयार कर लिया जाता है तो उसे वापस कंट्रोल यूनिट के पास सेंड किया जाता है रिजल्ट के रूप में। यहाँ रिजल्ट को दो तरफ सेंड किया जाता है, एक मेमोरी में जहां हम डाटा को सेव करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में हमें जब डाटा की जरूरत हो तो हम यहाँ मेमोरी से उसे प्राप्त कर सकते हैं, और एक कॉपी जो है वो आउटपुट के रूप में यूजर को दिखाया जाता है कि जो उनका रिजल्ट उनको मिलेगा वो किस प्रकार का रिजल्ट आएगा। तो वो यहाँ आउटपुट डिवाइस के ऊपर, आउटपुट यूनिट के ऊपर शो किया जाता है। यहाँ दो प्रकार के रिजल्ट जो हैं वो यूजर प्राप्त कर सकता है। दो प्रकार के रिजल्ट जिन्हें हम सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी।
यहाँ सॉफ्ट कॉपी जो हमें मिलती है ये हमें मॉनिटर द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें ये रिजल्ट जो है वो सॉफ्ट कॉपी के ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मीन है कि हम जो भी रिजल्ट हमें दिखाए जाते हैं उन्हें फील किया जा सकता है, और हार्ड कॉपी के अंदर जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं ये रिजल्ट हमें दिखाए जाते हैं प्रिंटर पर। प्रिंटर में हमें एक पेज पर हमारा रिजल्ट जो है वो छापकर यहाँ शो किया जाता है, पेज के ऊपर उसको दिया जाता है, जिसके कारण हम उसे हार्ड कॉपी जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्लॉक डायग्राम बनता है, इनपुट करना, प्रोसेस करना, प्रोसेस में यहाँ 3 कार्य करते हैं। कंट्रोल का काम होता है ALU से प्रोसेसिंग करवाना, रिजल्ट बनाना, और फिर उसकी एक कॉपी मेमोरी में और दूसरी कॉपी जो है वो आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करवाई जाती है, और इस प्रकार से अपना जो रिजल्ट है वो प्राप्त करते हैं। एक यूजर जो है जितनी भी अपनी कमांड्स देता है वो सारे वर्क जो है उनके इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के रूप में ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने ब्लॉक डायग्राम से ये सीख सकते हैं कि इंटरनली कंप्यूटर का जो काम है वो किस प्रकार से पूरा किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इस पे टॉपिक शुरू करते हैं, कंप्यूटर का जो वर्क था किस प्रकार से करवाया जाता है या किस प्रकार से इंटरनली कंप्यूटर कार्य करते हैं वो हमने सीखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के विकास के बारे में, कि कैसे कैसे कंप्यूटर्स को डिजाइन किया गया, कैसे इनकी सोच विकसित की गई, किस प्रकार से इनके वर्क जो है वो आगे आगे बढ़ते गए, कैसे इनको फेमस किया गया, और फिर हम आज के युग में जैसे कंप्यूटर का जो यूज कर रहे हैं वो हर एक टेक्निक के अंदर कंप्यूटर का यूज हो रहा है, तो वो किस प्रकार से हो रहा है। तो हम शुरू से कंप्यूटर का जो इतिहास है वहां से हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर का जो विकास है वो कैसे हुआ। कंप्यूटर का विकास, यहां हम कंप्यूटर का विकास या कंप्यूटर का इतिहास कह सकते हैं जो 500 वर्ष पुराना है। 500 साल पहले कंप्यूटर की ऐसी कैलकुलेशन डिवाइस जो है वो बनाई गई थी जिनका यूज सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। तो कैलकुलेशन करने के लिए जो डिवाइस का हम यूज कर रहे थे उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है अबेकस। अबेकस नाम जो है एक फास्ट कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है, एक फास्ट कैलकुलेशन मशीन के रूप में जाना जाता है, जिसमें कैलकुलेशन करने के लिए यानी काउंटिंग करनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो मशीन जो है तैयार की गई थी अबेकस के रूप में तैयार की गई थी। 500 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था। ये मशीन जो है एक रोड का यूज किया जाता, एक छड़ी का यूज किया जाता जिसके अंदर मोती लगे हुए होते थे जिनको कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। इसकी एक डिवाइस जैसे एग्जांपल के मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार की डिवाइस जो है इसमें यूज होती थी। पंच कार्ड की तरह इसमें भी कैलकुलेशन जो है वो संभव थी अबेकस के अंदर। इसमें बीड्स या मोतियों का यूज किया जाता था कैलकुलेशन करने के लिए। इस प्रकार से इसमें ये बीड्स लगे हुए होते थे जो कैलकुलेट करते थे। इसमें जो ऊपर के बीड्स जो हैं, जो मोती हैं ऊपर वाले, इन्हें काउंटिंग के अंदर 1 माना जाता था और नीचे के जो है इन्हें 5 माना जाता था। तो 1 और 5 की कैलकुलेशन के साथ यहाँ पर अबेकस के अंदर कैलकुलेशन को किया जाता था जो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन के अंदर काउंट होता है। अब देखें अपने कि अभी अगर अपने देखें तो कई ऐसी एजेंसीज हैं, कई ऐसे सेंटर्स हैं जो हमें अबेकस की कैलकुलेशन बच्चों को करना सिखाते हैं। कई स्कूल हैं जो अबेकस की कैलकुलेशन करना हमें सिखाते हैं, जिससे मैथ के अंदर बच्चों को बहुत इसका फायदा होता था। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेपियर बोन्स की। नेक्स्ट जो है अबेकस के बाद जो मशीन आई है वो है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो मशीन बनाई गई थी इसे 1614 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। यह भी एक कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसका निर्माण किया गया था कैलकुलेशंस करने के लिए। नेपियर बोन्स का जॉन नेपियर नाम के एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने नेपियर बोन्स के नाम से ये मशीन तैयार की थी और इसके अंदर कैलकुलेशन का वर्क जो है वो किया जाता था, जैसे ऐड करना है, अपने सब्ट्रैक्शन करना है या डिवाइड करना है या कैलकुलेशन करना है। तो इस प्रकार के कार्य जो है वो नेपियर बोन्स के अंदर आसानी से किए जा सकते थे।
अबेकस के अंदर क्या था कि उसके अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन अगर अपने एक बड़ा डाटा मैनेज करना है या उसे स्टोर करके रखना है तो ऐसी सुविधा जो है वो अबेकस के अंदर उपलब्ध नहीं होती। तो इस वजह से नेपियर बोन्स का यूज किया गया। दोनों ही कैलकुलेशन मेथड का यूज करते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि जो अबेकस का यूज किया जाता था यहां फ्रैक्शनल पार्ट्स को दिखाया जाता था, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो शो होती थी, लेकिन जो नेपियर बोन्स है यहां डेसिमल वैल्यू को शो किया जाता था। डेसिमल वैल्यू जो है वो नेपियर बोन्स के अंदर उपयोग की जाती थी। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस था। इसके बाद तीसरा जो एक बड़ा आविष्कार हुआ वो किया गया ब्लेज पास्कल द्वारा। नंबर 1 पे अबेकस है, नेपियर बोन्स है, और नंबर 3 पे ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल भी एक गणितज्ञ हैं। इन्होंने निर्माण किया था पास्कलाइन का। पहला डिजिटल कैलकुलेटर जो है वो ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था। इन्होंने अपने इस कैलकुलेशन मशीन को नाम दिया था पास्कलाइन। पास्कलाइन के नाम से इन्होंने इसे बनाया था, जो कि 1642 के अंदर तैयार हुआ। 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलाइन एक कैलकुलेशन मशीन तैयार की गई, जो दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर जो इस वर्क को करने के लिए बनाया गया था। तो इसी दौरान इसी श्रेणी के अंदर, कैलकुलेटर की श्रेणी के अंदर ही एक दूसरे वैज्ञानिक लेबनीज द्वारा अपने ही नाम पर एक नई डिवाइस बनाई गई जो कैलकुलेटर के रूप में यूज हुई, जिसका नाम रखा गया लेबनीज चक्र। लेबनीज ने अपने ही नाम पर इसे विस्तृत किया और इसका नाम लेबनीज चक्र रखा गया। लेबनीज चक्र जो है इसका निर्माण 1642 के बाद इसका निर्माण किया गया था 1694 के अंदर। 1694 के अंदर लेबनीज चक्र को बनाया गया, जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाए गए पास्कलाइन से काफी अच्छा था, बेटर था, और काफी कैलकुलेशंस को आसानी से इसके से प्रूव जल्दी उसको पूरा कर पाता था। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें एक ऐसा आविष्कार किया गया जिसका कंप्यूटर की श्रेणी में किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके आविष्कार की वजह से कंप्यूटर की डिवाइसेस जो यूज हुई हैं उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा, जो है जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम एक आविष्कारक थे जिन्होंने एक लूमिंग मशीन का निर्माण किया। जैकार्ड का जो लूम बनाया गया था ये एक लूमिंग मशीन थी। लूमिंग मशीन क्या होती है? एक करगा होता है जो कपड़े के ऊपर डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। कपड़ों के ऊपर हम जो डिजाइन देखते हैं, जो बनाए जाते हैं, उनको सबसे पहले जो उनके आविष्कारक है जैकार्ड हैं, जिन्होंने एक जैकार्ड लूम नाम से एक लूमिंग मशीन का निर्माण किया, जो कपड़ों के ऊपर स्वतः ही डिजाइन देती थी और डिजाइन को अपने अंदर कोड करके भी रख सकती थी। यहाँ पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड एक ऐसी डिवाइस यूज हुई जिसके अंदर डाटा, जो कोड रिकॉर्डिंग की जाती थी, उसे ऐड कर लिया जाता था यूजर द्वारा पहले, और उसको बाद में स्वतः ही लूमिंग मशीन द्वारा कपड़ों के ऊपर डिजाइन किया जाता था। जैकार्ड लूम ने जो लूमिंग मशीन बनाई थी, इसे बनाया गया था 1801 के अंदर। 1801 में इसका आविष्कार किया गया था। इसका कंप्यूटर की लाइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अलग मशीन थी जो कपड़ों के लिए बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स बेबेज जो है, उन्होंने इससे दो बातें सीखी जो आगे कंप्यूटर की, जो आधुनिक, जो हम आज के टाइम में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उनके अंदर काफी उनका इस्तेमाल किया गया। तो इसमें दो बातें जो हैं वो प्रभावित करने वाली क्या थी कि पंच कार्ड के अंदर, जो पंच कार्ड
डाटा के लिए यूज किया जा रहा था, रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जा रहा था। यहाँ दो बातें उसमें यूज की। सबसे पहली कि जो पंच कार्ड यूज किया जाता है उसके अंदर डाटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी कोड जो है वो पहले से सेव किए जा सकते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा वर्क किया जाता है। दूसरा उसका फायदा ये था, दूसरा प्रभाव क्या था कि इसके अंदर जो भी डाटा दिया जाता है उसे पंच कार्ड में स्टोर किया जा सकता है ताकि उसको फ्यूचर के अंदर दोबारा अगर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, यूज करना हो, तो उसका दोबारा से इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता था। तो दो ऐसी बातें थी जो जैकार्ड ने अपनी लोमिंग मशीन के अंदर जो है वो अपने आविष्कार में बताई, जिससे चार्ल्स बेबेज जो है इस मशीन को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसी प्रभाव से अपनी जो मशीनें हैं उनका निर्माण शुरू किया। यहाँ तक का जो निर्माण था, 1800 तक का जो निर्माण थे, वो एक बेसिक कंप्यूटर के श्रेणी में आने वाले थे। लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंदर कंप्यूटर का स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे आविष्कार होने शुरू हुए कि मानव के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन जो है इससे हो गया। जैसे कितना काम था कि अबेकस, नेपियर बोन्स, ब्लेज पास्कल ये द्वारा बनाया गया, पास्कल लाइन, लेबनिज चक्कर, जितनी भी मशीनें आई हैं उन सब के अंदर क्या था कि मैनुअली कंप्यूटर के साथ यूजर को भी काम करना होता था। तो ब्लेज पास्कल के बनने के बाद जो लोमिंग मशीन बनाई गई, इसके अंदर चार्ल्स बेबेज ने ये निर्णय लिया कि अगर हम एक ऐसी मशीन बनाएं, एक ऐसे कंप्यूटर डिवाइस को बनाएं जो कि अपने कार्य को एक बार रिकॉर्ड करने के बाद, यानी यूजर द्वारा एक बार कमांड देने के बाद उसको अपने आप सेव करके अपने आप उस वर्क को कंप्लीट करे, तो ऐसी एक मशीन तैयार की जा सकती है जो कि पंच कार्ड से सीखी गई। तो इसलिए चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाने की एक परिभाषा दी जो कि अपने कार्यों को लगभग अपने आप कंप्लीट कर सके, ऑटोमेटिक तरीके से कंप्लीट कर सके। और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज ने जब पहले कंप्यूटर का निर्माण किया, पहली कैलकुलेशन डिवाइस को जब निर्मित किया, तो इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने पहली ऐसी डिवाइस दी जो कि अपने कार्य को ऑटोमेटिक तरीके से करना जानती है। तो चार्ल्स बेबेज ने जो है इसमें क्या निर्माण किया, ये आता है नंबर 5 पे। 19वीं शताब्दी के अंदर ये शुरू किया गया चार्ल्स बेबेज द्वारा। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1822 में लोमिंग मशीन के बाद 1822 के अंदर इन्होंने एक डिवाइस का निर्माण किया जिसे डिफरेंस इंजन के नाम से बुलाया जाता है। डिफरेंस इंजन के नाम से इस डिवाइस को बुलाया गया, जिसके अंदर ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है और बाकी कैलकुलेशंस के कई कार्य जो है वो इसके अंदर कंप्लीट किए जा सकते थे। डाटा को कुछ हद तक सेव भी किया जा सकता था जिससे कि दोबारा उसे यूज किया जा सके। कुछ कमांड जो है वो एक बार देने के बाद डिफरेंस इंजन द्वारा उस वर्क को अपने आप कंप्लीट किया जाता था। जैसे ऐड करने के लिए कमांड दे दी और उसके बाद उसका वर्क जो है वो अपने आप आगे कंप्लीट हो रहा था। तो इस प्रकार से डिफरेंस इंजन का निर्माण हुआ, जो कि कंप्यूटर के आधुनिक युग के अंदर बहुत ही फायदेमंद रहा है। लेकिन इसके जल्द ही बाद चार्ल्स बेबेज द्वारा भी इसे अपडेट किया गया और 1833 में डिफरेंस इंजन जो है इसका नाम बदलकर इसे चेंज कर दिया गया और इसको एनालिटिकल इंजन के रूप में बनाया गया। एनालिटिकल इंजन जो है वो डिफरेंस इंजन से ज्यादा डेवलप विकसित करके बनाया गया था। ये भाप से चलने वाला एक ऐसा इंजन था जो कैलकुलेशन करने में सक्षम था, जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है या कोई लॉजिकल वर्क करना है तो वो भी इसमें कुछ हद तक सक्षम थे इसे करने के लिए। तो दो ऐसी डिवाइस जो है वो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई, जो बाद में आगे जितने भी कंप्यूटर यूज हुए हैं, अब तक के जो जितने भी कंप्यूटर यूज हुए हैं, उन सब के अंदर उसकी जो फायदे थे
उनके जो लाभ थे या उनकी जिस प्रकार की डिवाइस के अंदर यूज होने वाली फीचर्स थे, वो सभी जो हैं अब तक कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो है वो चार्ल्स बेबेज की जो है इसमें देन है। चार्ल्स बेबेज ने इन्हें बनाकर दिया था। चार्ल्स बेबेज जो है जब इन्होंने दो डिवाइस को बनाया तो यहाँ इनका जो एनालिटिकल इंजन है इसका यूजर्स द्वारा कम यूज किया जा रहा था और इसकी अवहेलना की जा रही थी कि ये इतना अच्छा या इतनी अच्छी डिवाइस जो है वो ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल जो है वो आधुनिक कंप्यूटर के रूप में किया जाए। तो यहाँ हम बात करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो है एडा अगस्टा। एडा अगस्टा एक ऐसी प्रोग्रामर रही हैं जिन्होंने काफी हेल्पफुल वर्क जो है वो किए हैं। जब एनालिटिकल इंजन का इस्तेमाल जो है वो यूजर्स द्वारा कम किया जा रहा था, यूजर इसे यूज नहीं कर रहे थे, तो एडा अगस्टा जो है वो चार्ल्स बेबेज की एक सहायक के रूप में आई, जिन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। एडा अगस्टा द्वारा एक प्रोग्राम बनाया गया, एक लैंग्वेज प्रोग्राम की गई जिसको एनालिटिकल इंजन के अंदर प्रमोट किया गया, उसको स्टोर किया गया और उसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया। तो एडा अगस्टा जो है इन्होंने चार्ल्स बेबेज की हेल्प की एक लैंग्वेज प्रोग्राम के रूप में। और जैसे चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक या पिता कहलाते हैं कि इन्होंने पहले आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत की थी, ऑटोमेटिक कंप्यूटर की शुरुआत की थी, उसी तरह से सबसे पहली लैंग्वेज प्रोग्रामर जो है वो एडा अगस्टा को कहा जाता है। एडा अगस्टा को पहली प्रोग्रामर होने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया और इन्हें सम्मानित करने के लिए इनके खुद के नाम से एक लैंग्वेज का नाम रखा गया, एक लैंग्वेज एडा के नाम से बनाई गई इन्हें सम्मान देने के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं हॉलरिथ सेंसस टेबुलेटर के बारे में। ये एक कंपनी है जो हॉलरिथ द्वारा बनाई गई। हॉलरिथ सेंसस टेबुलेटर, इसकी भी शुरुआत कंपनी के द्वारा करने में एक बहुत ही बड़ा एक योगदान था। किस लिए इसे बनाया गया था? तो सबसे पहले इसे बनाने का कारण जो रहा है, हॉलरिथ सेंसस टेबुलेटर जो है, इसके लिए 1880 में अमेरिका में एक जनगणना करवाई गई। ये जनगणना जो है मैनुअली करवाई गई थी, यानी कि पेपर वर्क के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया था। तो 1880 में अमेरिका के द्वारा जो जनगणना की गई, इसे पूरा करने के लिए जो समय लगा था वो था 7 वर्ष का। 7 वर्ष जो है इसमें पूरा करने में, कैलकुलेशन करने में, गणना करने में लगे थे, जिस वजह से इस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ एक हॉलरिथ जो एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की जो 1896 के अंदर हुई थी। 1896 में एक कंपनी का निर्माण किया गया। इस कंपनी को नाम दिया गया था टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का 1896 में आविष्कार किया गया, जो कि स्पेशल कैलकुलेशन करने के लिए, उसको जनगणना करने के लिए बनाया गया था। 1896 में इस कंपनी को सेल कर दिया गया और दूसरे किसी व्यक्ति को इसे जिससे बेचा गया था, उसने 1911 में इसे खरीदा। 1911 में इसे खरीदने के बाद उन्होंने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का जो नाम है इसे चेंज करके नया नाम दिया कंप्यूटर रिकॉर्डिंग
टैबुलेटिंग मशीन। 1911 में इसका नाम परिवर्तन करके इसे कंप्यूटर रिकॉर्डिंग टैबुलेटिंग मशीन के नाम से शुरू किया गया और उसके बाद दोबारा से इसे नाम परिवर्तित करके 1924 में इसका नाम जो है वो बदलकर रखा गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस नाम को आप शॉर्ट के अंदर देखें तो आप इसके बारे में जानते होंगे IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दुनिया के सबसे ज्यादा कंप्यूटर निर्माता जो हैं उनमें, उन कंपनियों में से मेन कंपनीज के अंदर इस कंपनी का नाम भी आता है जिसने सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स के निर्माण किए और सबसे बढ़िया कंप्यूटर्स जो हैं वो दुनिया को प्रोवाइड करवाए। तो यहाँ हॉलोजिस सेंसस टैबुलेटर जो है वो इस प्रकार से जो है इसको विकसित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर के बारे में। एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का दर्जा मिला। आधुनिक युग में सबसे पहला कंप्यूटर जो है वो एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यूज होने वाला कंप्यूटर कहलाया है, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से भी बुलाया जाता है। एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर जो है ये दो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मिलकर इसका निर्माण किया। एटानासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी दोनों ने मिलकर कंप्यूटर का निर्माण किया गया और इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने कंप्यूटर का नाम रखा था ABC। ABC नाम जो है ये शॉर्ट फॉर्म है एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर की, जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में विकसित हुआ। और इसके बाद जो दूसरा कंप्यूटर इसी दौरान बनाया गया है वो है वॉन मुचली और दूसरे जो साइंटिस्ट थे इनके साथ जेपी एकर्ट और वॉन मुचली, दोनों ने मिलकर 1945 के अंदर 1945 में एक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में काम करता था और ऑटोमेटिक तरीके से अपने काम को पूरा करता था, जहां से कंप्यूटर की जो श्रेणियां हैं, जैसे कंप्यूटर की हम जनरेशन्स को पढ़ते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां कि किस प्रकार से नए कंप्यूटर जो है बनाए गए। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है जिनकी शुरुआत की गई थी, तो उनकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? 1945 से, जहां सबसे पहला कंप्यूटर 1945 के अंदर बनाया गया एनियाक नाम से। एनियाक सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर था जिसका यूज शुरू होने के बाद कंप्यूटर की जनरेशन को स्टार्ट किया गया है। तो इसका जो पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसका यूज शुरू किया गया 1945 के अंदर। यहां से कंप्यूटर की जनरेशन जो है वो स्टार्ट होती हैं। यहाँ तक था कंप्यूटर का इतिहास, यानी कंप्यूटर की जो मशीनें जो हैं वो अब तक बनाई गई उनके बारे में उनका इतिहास था। एनियाक के बाद जो कंप्यूटर यूज हुए हैं उनके अंदर उनकी पावर्स को और उनके साइज को और उनके बारे में जितने भी उनके फीचर्स जो हैं वो जो यूज किए जा रहे हैं
उनको तब्दील किया गया, उनको बदलते गए और आगे की आगे कंप्यूटर के अंदर जो है उनके नए नए निर्माण जो हैं वो शुरू होते रहे। तो इस प्रकार से था हमारा कंप्यूटर का विकास का टॉपिक, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में पढ़ा। यहाँ हमने आज जो 2 क्लासें जो सीखी हैं, ब्लॉक डायग्राम जिसमें कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे उससे अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे इंटरनली उसके जो है अंदर कार्य जो है वो किस प्रकार से कंप्लीट होते हैं और कैसे कैसे कंप्यूटर्स के आगे निर्माण जो है वो होते रहे हैं, ये हमने सीखा है। इसी प्रकार से आगे की वीडियोस के अंदर जो है वो हम कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में, कंप्यूटर के इंटरनली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अपने जो है अपना जो चैनल है यूट्यूब का MDM ऑनलाइन स्टडी, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि आपको नई से नई वीडियोस जो हैं, हमारी आने वाली जो वीडियोस जो हैं वो आपको प्राप्त हो सके। ये जो आपको सिलेबस करवाया जा रहा है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, ये आपको आपके एग्जाम में भी मदद करेगा। अगर आप कोई पेपर फाइट करते हैं, कोई कंपटीशन के अंदर भाग लेते हैं, तो वहाँ भी आपको ये सिलेबस जो है वो बहुत ही काम आएगा। तो आप हमारे चैनल को आगे शेयर करते रहिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसको आगे की आगे जो है अपने जो उनकी नॉलेज है उसे वो बढ़ा सकें। तो बाकी सब जो अपने सीखेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।